हाय, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। भारत ने अपने लिए एक टारगेट सेट किया है 31 दिसंबर तक 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन लगाने का। क्या यह पॉसिबल है? वैक्सीन के स्लॉट मिलने में जितनी देरी हो रही है उसे देखकर कई लोगों को यह टारगेट इंपॉसिबल लगता है। दिसंबर तक 200 करोड़ डोज कैसे मिलेगी? यह सवाल तो है। आज हमने इसी सवाल का जवाब ढूंढा। हमने एक्सपर्ट से बात की, वैक्सीन बनाने वाली फैक्ट्रियों की प्रोडक्शन क्षमता का हिसाब लगाया। इस रिपोर्ट से यह आपको समझ में आएगा कि 31 दिसंबर का टारगेट कैसे अचीव हो सकता है। वैक्सीन रजिस्ट्रेशन और स्लॉट बुकिंग के लिए कोविन ऐप ओपन करें तो अब 2 वैक्सीन की जगह 3 वैक्सीन के ऑप्शन मिलते हैं। कोविन पर रूस में बनी स्पुतनिक वी वैक्सीन का ऑप्शन भी खुल गया है। कोविन पर कोविशील्ड फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन कोवैक्सीन है और थर्ड ऑप्शन स्पुतनिक वी है। जो लोग टीका लगवाने का स्लॉट बुक करने में परेशान हो रहे थे वो अब स्पुतनिक भी ट्राई कर सकते हैं। हैदराबाद में स्पुतनिक वी वैक्सीन का सेकंड कंसाइनमेंट पहुंच चुका है। स्पेशल प्लेन से स्पुतनिक के 60,000 डोज आए। भारत में रूसी दूतावास ने हिंदी में ट्वीट करके यह गुड न्यूज दिया। रशिया इन इंडिया के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ने लिखा कि भारत में रूसी टीके स्पुतनिक वी की दूसरी खेप आई है। स्पुतनिक वी वैक्सीन के 1.5 लाख डोज का फर्स्ट कंसाइनमेंट 1 मई को ही हिंदुस्तान पहुंच गया था, जिसे सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी की क्लियरेंस मिल गई है। हैदराबाद में 2 दिन पहले इसका फर्स्ट डोज भी लग चुका है। 2 की जगह 3 वैक्सीन होने से भारत में वैक्सीन प्रोग्राम को नया बूस्टअप मिला है। भारत की आबादी को देखते हुए स्पुतनिक वी वैक्सीन की तादाद अभी कम लग सकती है, लेकिन कुछ ही दिनों में लोकल लेवल पर इस वैक्सीन का प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। अभी तक मिली क्लियरेंस के मुताबिक भारत में स्पुतनिक वी के 85 करोड़ डोज का प्रोडक्शन होगा। भारत में अभी हर महीने करीब 7.5 करोड़ डोज वैक्सीन का प्रोडक्शन हो रहा है, जबकि भारत को हर महीने 24 करोड़ डोज वैक्सीन की जरूरत है। 30 दिनों में 24 करोड़ डोज, रोजाना 75 लाख वैक्सीन के डोज। ये कैसे पॉसिबल होगा? कब तक पॉसिबल होगा? इसके लिए क्या क्या करना होगा? आज हम इसे डिटेल में बताएंगे। भारत में वैक्सीन प्रोग्राम के सबसे ताजा सरकारी डेटा के मुताबिक अब तक 14 करोड़ 5,23,000 लोगों को वैक्सीन की कोई भी डोज लगी है। इनमें से 4 करोड़ 16,96,000 लोगों को दूसरी डोज भी दे दी गई है। नंबर को देखें तो भारत का वैक्सीन प्रोग्राम दुनिया में सबसे तेज रफ्तार से चल रहा है, लेकिन आबादी के परसेंटेज पर हिसाब लगाएं तो हमारी रफ्तार बहुत धीमी है। 135 करोड़ की आबादी वाले देश में 18 साल से अधिक उम्र के लोगों की आबादी 90 करोड़ से ज्यादा है। सबको वैक्सीन के 2 डोज लगाने के लिए हमें 180 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन चाहिए। वेस्टेज को ध्यान में रखें तो वैक्सीन की जरूरत करीब 200 करोड़ डोज तक पहुंच सकती है। 70% के सेफ लेवल तक पहुंचने के लिए भी हमें 140 करोड़ डोज वैक्सीन की जरूरत है। दुनिया का कोई भी देश, कोई भी एक कंपनी इतनी बड़ी तादाद में हमें वैक्सीन की सप्लाई नहीं कर सकती। ये काम भारत को खुद ही करना होगा। इसका जिम्मा कई भारतीय कंपनियों को मिलकर उठाना होगा। हमारे लिए पॉजिटिव बात यह है कि अब तक वैक्सीन के जो 18 करोड़ 22 लाख डोज लगे हैं वो सब मेड इन इंडिया वैक्सीन के लगे हैं। कोविशील्ड वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट की पुणे फैक्ट्री में बन रही है, तो भारत बायोटेक की हैदराबाद वैक्सीन फैक्ट्री में कोवैक्सीन का प्रोडक्शन हो रहा है। 31 दिसंबर 2021 ये तारीख याद रखिए। इस साल के अंत तक अगर हमें भारत के सभी वयस्क लोगों को कोरोना से बचाने का टीका लगाना है तो वैक्सीन का प्रोडक्शन बहुत तेज करना होगा। 6 महीने में भारत को 140 करोड़ डोज वैक्सीन की जरूरत है, यानी हर महीने भारत को 24 करोड़ डोज वैक्सीन चाहिए, जबकि मौजूदा प्रोडक्शन करीब 7.5 करोड़ डोज का है। समय कम है, काम ज्यादा है, इसलिए वैक्सीन प्रोडक्शन एक साथ कई फैक्ट्रियों में शुरू करना होगा। नीति आयोग के मेंबर और नेशनल कोविड टास्क फोर्स के चीफ वीके पॉल पहले ही संकेत दे चुके हैं कि भारत बायोटेक और आईसीएमआर ने जिस कोवैक्सीन को डेवलप किया है, सरकार उसका फॉर्मूला दूसरी कंपनियों से साझा करने को तैयार है। कोवैक्सीन 100% स्वदेशी वैक्सीन है। कोवैक्सीन का प्रोडक्शन भारत में हो रहा है। कोवैक्सीन का पेटेंट भारत बायोटेक और आईसीएमआर के पास है। कोवैक्सीन B.1.617 वेरिएंट से भी सुरक्षा देती है। सरकार कोवैक्सीन का फॉर्मूला शेयर करने को तैयार है।
इंडिया टीवी पर आज हमने ऐसे एक्सपर्ट्स बुलाए जिनको मालूम है कि वैक्सीन प्रोडक्शन कैसे बढ़ाया जा सकता है। इसमें आईसीएमआर के पूर्व डीजी एनके गांगुली और एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के डीजी डॉक्टर गिरधर ज्ञानी शामिल हैं। हमने उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा। सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि अभी 2 वैक्सीन कंपनीज ही बना रही हैं, लेकिन हमारे पास ऐसी कितनी कंपनीज हैं जो ये काम कर सकती हैं? देखिए, आपने ठीक कहा, सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक तो हमारी मुख्य कंपनियां हैं, लेकिन इसके अलावा हमारे पास ग्रांड फार्मा, हेट्रो बायोफार्मा, पेनाका बायोटेर्मा, स्टेलिस बायोफार्मा, वेरिस्टो बायोफार्मा, इस तरह की हमारे पास 6-7 कंपनियां और हैं जिनके साथ अभी बड़ा तेजी से काम हो रहा है कि टेक्नोलॉजी को हम ट्रांसफर करके वहां भी हम मैन्युफैक्चरिंग शुरू करें। मेरा ये मानना है कि जुलाई और अगस्त तक आपके पास इतनी वैक्सीन हो जाएगी कि हमें चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम थोड़ा सा लेट जरूर हो गए हैं प्लानिंग में, लेकिन हमारे पास कैपेसिटी है। आपने कहा कैपेसिटी है, लेकिन हम लेट हो गए हैं, इसकी वजह? देखिए, ऐसा है कि ये जो वेव 2 का थोड़ा सा क्योंकि अंदाजा नहीं था, तो हम इसको थोड़ा सा आसानी से लेके चल रहे थे कि हमारी ये 2 कंपनियां बना लेंगी, तो थोड़ा सा वो जो दबाव थोड़ा सा कम हो गया था हमारे ऊपर दिसंबर और जनवरी के अंदर। ये वो दबाव हमारा, जैसे हमारे पास फाइजर आई थी हमारे पास कि हम आपके यहाँ मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं, हमने उनको उस समय अलाउ नहीं किया था। उस समय एक वजह थी कि हमने कहा कि आप ये इसको ट्रायल करिए इंडिया, उन्होंने मना कर दिया। और उनका मना करना मेरे हिसाब से ठीक था, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी इंडियन को ऊपर ट्राई किया हुआ था अमेरिका में। पर हम उस समय थोड़ा सा चूक गए, और उसका वजह यह भी था कि -70 डिग्री हम कहां से लाएंगे। बट मैं अभी भी मानता हूं कि हमें उस समय फाइजर को अलाउ कर देना चाहिए था, तो थोड़ी सी क्वांटिटी हमारे पास आ जाती। लेकिन अभी स्पुतनिक के आने से हमारे ऊपर दबाव बहुत कम हो जाएगा। 1.5 से 2 करोड़ स्पुतनिक हमारे पास इस 2 महीने में आ रही हैं। जुलाई से लेकर वो प्रोडक्शन यहाँ शुरू कर देंगे। 15 करोड़ के आसपास प्रोडक्शन का उनका प्लान है। तब तक हमारे जो सीरम इंस्टीट्यूट एंड भारत बायोटेक का जो एक्सपेंशन प्लान है, जो 6 करोड़ से वो 4 करोड़ और बढ़ जाएगा सीरम में, और भारत बायोटेक का 2 करोड़ से 2 करोड़ और बढ़ जाएगा। तो आई थिंक इस तरह से मिला के हम एक अच्छी स्थिति में आ जाएंगे। अब देखते हैं कि कोवैक्सीन का फार्मूला मिल जाने के बाद भारत में वैक्सीन बनाने वाली कौन कौन सी कंपनियां कोवैक्सीन का प्रोडक्शन तुरंत शुरू कर सकती हैं। इनमें सरकारी वैक्सीन कंपनियां भी हैं और प्राइवेट कंपनियां भी। सबसे पहले सरकारी कंपनियों की बात करते हैं। HLL बायोटेक सरकारी वैक्सीन कंपनी है। तमिलनाडु के चेंगलपेट में इसका इंटीग्रेटेड वैक्सीन कॉम्प्लेक्स है। यहाँ सालाना 58 से 60 करोड़ डोज वैक्सीन का प्रोडक्शन हो सकता है, यानी हर महीने 4 करोड़ 90 लाख से 5 करोड़ डोज वैक्सीन सिर्फ HLL बना सकती है। BCG वैक्सीन लेबोरेटरी चेन्नई में है। वैसे तो ये BCG वैक्सीन बनाने की एक्सपर्ट कंपनी है, लेकिन यहाँ कोरोना वैक्सीन भी बन सकती है। सालाना प्रोडक्शन क्षमता 80 करोड़ वैक्सीन की है, यानी हर महीने यहाँ 6 करोड़ 66 लाख डोज वैक्सीन बन सकती है। हॉफकेन बायो फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड महाराष्ट्र सरकार की वैक्सीन कंपनी है। इसकी फैक्ट्री मुंबई में है। सालाना प्रोडक्शन क्षमता 22 करोड़ वैक्सीन की है, यानी हर महीने यहाँ 1 करोड़ 90 लाख डोज का प्रोडक्शन हो सकता है। भारत इम्यूनोलॉजिकल्स एंड बायोलॉजिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी वेबकोल की फैक्ट्री यूपी के बुलंदशहर में है। सालाना प्रोडक्शन क्षमता 24 करोड़ वैक्सीन की है, यानी हर महीने 2 करोड़ डोज वैक्सीन का प्रोडक्शन यहां हो सकता है। ह्यूमन बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूट नोएडा में स्थित है। सरकारी इंस्टीट्यूट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल या NIB के अंडर काम करती है। यहां सालाना 10 करोड़ वैक्सीन का प्रोडक्शन हो सकता है। महीने में 83 लाख डोज मिल सकते हैं। पेस्चर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की फैक्ट्री तमिलनाडु के कुनूर में है। यहाँ एंटी रेबीज टीका तैयार होता है। यहाँ भी कोरोना वाली वैक्सीन बन सकती है। सालाना क्षमता 13 करोड़ वैक्सीन की है, यानी यहाँ हर महीने में 1 करोड़ 8 लाख डोज का प्रोडक्शन हो सकता है। हमने जिन जिन कंपनियों की बातें की, उनके पास या तो बायोसेफ्टी लैब 3 या BSL 3 कैटेगरी के लैब्स हैं, या वहां इनको तैयार किया जा सकता है। इनमें से 2 कंपनियों को सरकार से परमिशन मिल चुकी है। हाफकिन बायो फार्मास्यूटिकल्स मुंबई और वेबकोल बुलंदशहर में कुछ ही दिनों के अंदर वैक्सीन प्रोडक्शन शुरू होने वाला है, लेकिन प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए दूसरी कंपनियों को भी इसमें शामिल करना होगा। वैक्सीन निर्माताओं के सामने आपको क्या लगता है, क्या बड़ी दिक्कत सामने आ रही है उनके? अब
नहीं, देखिए एक बात तो है, देखिए आपकी जो प्रोप्राइटरी होती है, जिसके ऊपर आपने इतना काम किया है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आपको इतना आसानी से आप उसको अपने ऐसे अलग नहीं कर सकते जब तक आप अश्योर्ड नहीं हो कि आपको उस तरफ उसका कंपनसेशन मिल रहा है या उसकी देखभाल की जा रही है। तो आर्थिक इसमें हम किसी को दोष नहीं दे सकते, हमें इसका प्रैक्टिकल तरीका निकालना पड़ेगा और वो निकाल लिया गया है। लेट मी आल्सो टेल यू, और ये आप शीघ्र देखेंगे कि जितना संभव होगा बाकी कंपनियां इसका मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर रही हैं अंडर द टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। सरकारी कंपनियों के अलावा प्राइवेट वैक्सीन कंपनियां भी वैक्सीन प्रोडक्शन को तेज करने में मददगार हो सकती हैं। शांथा बायोटेक सालाना प्रोडक्शन क्षमता 40 करोड़ डोज, सनोफी सालाना प्रोडक्शन क्षमता 20 करोड़ डोज, पैनासिया सालाना प्रोडक्शन क्षमता 10 करोड़ डोज, जीएसके एशिया सालाना प्रोडक्शन क्षमता 10 करोड़ डोज। वैक्सीन प्रोडक्शन रैंप अप करने में पहले ही काफी देर हो चुकी है। कोरोना की फर्स्ट वेव और सेकंड वेव के बीच गैप का सही इस्तेमाल होता तो सेकंड वेव इतना मारक नहीं हो पाता। अब इंडिया को पीछे नहीं आगे देखना है, जिसके लिए 360 डिग्री स्ट्रेटजी जरूरी है। सरकार ने ऑलरेडी अपना हिसाब लगाया है, वो कहते हैं कि दिसंबर तक पूरा होगा। अच्छा, फाइजर ने ऑलरेडी देने का वायदा कर दिया है वैक्सीन, और फाइजर शायद यहाँ पर बनाने की भी कोशिश कर रही है। मॉडर्ना ने भी बनाने की वो टाटा के साथ नेगोशिएशन चल रहा है, वो भी शायद यहाँ बनाए। और जैसे अभी स्पुतनिक आया है, इसके बाद जाइडस कैडिला का आएगा और जॉनसन जॉनसन का आएगा। वो जो हमारी बायोलॉजिकल इवांस है हैदराबाद की, वो बनाएगी। तो जो आपने यहाँ पर लिस्ट बनाया था कि सारी कंपनी बना देंगी, उनमें कुछ कंपनियों में तो जो सभी क्षमता ही नहीं है, उनके पास वो जो जीएमपी प्रोडक्शन की फैसिलिटी नहीं है। और ये जो शेयर करना इतना आसान नहीं है, जो शेयर करने की बात आप बोलते हैं, इनमें इनको अपना जो मेन कोर जो सेल लाइन है वो देना पड़ेगा। सेल लाइन जो है वो देने में लोग हिचकिचाते हैं, क्योंकि एक बार दे दिया तो उसमें वो कई दूसरी वैक्सीन बना सकते हैं। सो ये इतना आसान नहीं है। जो बाहर की कंपनियां हैं वो देती हैं इंडिया को, इसलिए देती है कि ऑफलाइन जो देती है कि आप बनाओ, बट आप बाहर नहीं बेच सकते उसको, विद इन इंडिया बेच सकते हो। बट जब आप इंडिया में टेक्नोलॉजी दूसरे लोगों को कोई इंडियन कंपनी इंडिया के अंदर देती है तो वो थोड़े से प्रॉब्लम में होती है। बट जो स्पुतनिक वैक्सीन है वो कई कंपनीज को इंडिया में दिया जा रहा है, और वो कंपनीज जीएमपी प्रोडक्शन है उनमें वो बना लेगी। आपका जो कोर वो था, हमारे यहाँ पर पता था कि हमारे यहाँ क्या क्षमता है वैक्सीन की। तो ये जो अगर हम शुरू से इसको करते कि हम इनको एडवांस प्रोडक्शन के लिए इनको बोलते कि तुम लोग बनाओ और तुम लोग कैपेसिटी करो, इतनी हम खरीदेंगे, और जब ट्रायल चल रहा था तभी अगर हम कर देते कि भाई तुम समुद्र में फेंक देना अगर ये नहीं है तो अगर नहीं चलता है, तब ये होता। क्योंकि काफी एडवांस प्रोडक्ट है, आप जब प्रोडक्शन का कैपेसिटी बढ़ाओगे उसमें 2-3 महीने तो लग जाते, 2-2.5 महीने। तो इसमें उसके बाद उसका मटेरियल भी इंपोर्ट करना पड़ता है। तो जो अभी हिसाब लगा है, हमारी क्षमता जो है 2-3 महीने में थोड़ी सी बेटर होगी, और दिसंबर तक हमारी क्षमता पूरी होगी, तब तक काफी वैक्सीन आ जाएंगे। भारत दुनिया का वैक्सीन हब है। अमेरिका के कोरोना एक्सपर्ट डॉक्टर एंथोनी फाउची भी मानते हैं कि भारत की वैक्सीन इंडस्ट्री टॉप लेवल की है। अलग अलग बीमारियों में काम आने वाली दुनिया की 70% वैक्सीन का प्रोडक्शन भारत में होता है। यानी ऐसी कोई वजह नहीं कि भारत कोरोना का टीका तेजी से ना बना सके। वैक्सीन बनाने के साथ साथ टीके की बॉटलिंग और पैकेजिंग भी बड़ा काम है। भारत की 1100 कंपनियों को इस काम में महारत हासिल है। यानी अगर भारत में सभी फार्मा कंपनियां हाथ मिलाकर ये काम करें और सरकार भी पूरा सहयोग दे तो काम बन सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस साल के अंत तक 90 करोड़ लोगों को वैक्सीन के 2 डोज लगाना संभव है?
अमेरिका में 12 साल तक के बच्चों को वैक्सीन लगाने की मंजूरी भी मिल चुकी है। भारत में ऐसा कब तक होगा? क्या यह संभव हो पाएगा? और अगर डेटा की भी मैं बात करूं, 45 साल या उससे ज्यादा उम्र के 1/3 आबादी को अभी तक हम कवर कर पाए हैं। दूसरा, जो प्रोफेसर भी जिक्र कर रहे थे कि लोगों की रीच ही नहीं है कि वो वैक्सीन जाकर लगवा सकें, और वैक्सीन की कमी, ये मल्टीपल चैलेंजेस कैसे डील करेंगे? देखिए, 45 साल से ऊपर की हमारी 20 करोड़ की जनता है, उसमें से 11-12 करोड़ को हम दे चुके हैं वैक्सीन। और बच्चों वाली समस्या निश्चित तौर पर भारत में आ गई। आज ही आपने उत्तराखंड में खबर पढ़ी है थोड़ी देर पहले कि वहां काफी बच्चे जो है इन्फेक्शन पाए गए हैं। लेकिन मैं अभी भी कहूंगा, पहले आप वर्किंग क्लास पेरेंट्स, मान लीजिए एक बच्चा इन्फेक्ट हो गया, उसको अगर हमने हॉस्पिटल में ले जाना है तो अकेला तो जाएगा नहीं, पेरेंट किसी को साथ में रहना पड़ेगा। तो आई थिंक हमें बहुत जल्दी 3 महीने का हमारा टारगेट होना चाहिए, 3 महीने का, कि हम बाय एंड लार्ज सारी जनता को कवर करें। और उसके लिए अगर स्ट्रेटेजी अभी भी बनानी है तो मैं कहूंगा 30 से 45 वालों को पहले दे दो, या दूसरी स्ट्रेटेजी के फ्रंटलाइन वर्कर, फॉर एग्जाम्पल होटल एम्प्लॉय, आपके बैंक कर्मचारी, टीचर्स हुए फॉर एग्जाम्पल, इनको आप वैक्सीनेशन कर सकते थे, लाइक ट्रीटिंग देम लाइक ए फ्रंटलाइन वर्कर। तो कुछ स्ट्रेटेजी में बदलाव हम कर सकते हैं अगर हमारे पास सप्लाई इस समय लिमिटेड है। भारत में अभी कोविशील्ड और कोवैक्सीन का प्रोडक्शन हो रहा है। स्पुतनिक वी वैक्सीन के डोज लगने भी शुरू हो गए हैं। कुछ दिनों में उसका प्रोडक्शन भी शुरू हो जाएगा। इसके अलावा कुछ और वैक्सीन भी लाइन में है। फाइजर, मॉडर्ना, जाइडस कैडिला और जॉनसन एंड जॉनसन अगले कुछ हफ्तों या महीने भर में भारत में ये वैक्सीन लगेंगी और बनेंगी भी। वैक्सीन लगाने के लिए हेल्थ केयर वर्कर्स, डॉक्टर और नर्सेज भी चाहिए। अभी जो हेल्थ केयर वर्कर्स काम कर रहे हैं वो ओवरबर्डन्ड है। प्रोफेसर, मेरा सवाल आपसे इस बीच ये है कि क्या हमारे फार्मास्यूटिकल सप्लाई चेन बहुत जटिल है, इसीलिए ये समस्या इस वक्त हमारे सामने? देखिए, सप्लाई चेन मैनेजमेंट सरकार बहुत अच्छी तरह से नहीं कर पाती। सप्लाई चेन मैनेजमेंट प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो बेटर करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल, जैसे अमेज़न है या DHL है या इस तरह के लोग हैं, आप इनकी इन्वेंट्री बड़ी जबरदस्त होती है, ये कोने कोने में अपनी चीजों को पहुंचा देते हैं और ये उसमें सक्षम भी है। तो हमें कोई इस तरह का वो लेना पड़ेगा। इंडिया में जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट सरकार के अंडर है, उसमें इंडियन रेड क्रॉस अच्छा कर लेती है। ये चारों तरफ ये फीमा की तरह है इंडिया में। अब अभी इंडिया में जो डिजास्टर मैनेजमेंट है वो इतना अच्छा नेटवर्क उसका नहीं है, बट इंडियन रेड क्रॉस का नेटवर्क अच्छा है। और आर्म फोर्सेस का सप्लाई चेन मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, वो रिमोट से रिमोट जगह में पहुंचा देगी। हमको देखना पड़ेगा कि हम इनकी कितनी मदद लेंगे। ऑलरेडी मदद ले रहे हैं, आर्म फोर्सेस का ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद ले रहे हैं। हम बाकी चीजों को पहुंचाने के लिए कितना हम मदद ले सकते हैं, जैसे ज्ञानी साहब ने बोला, अभी कुछ अच्छी दवाइयां आई है, एक नेजल स्प्रे आया है, वो बहुत अच्छा है। अभी इजराइल में एक और अच्छी दवाई मिली है। तो हमको ये जो प्रोक्योरमेंट हमको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। प्रोक्योरमेंट उतना आसान काम नहीं है, ये बहुत ही मुश्किल काम है। ग्लोबल प्रोक्योरमेंट और भी मुश्किल काम है। यू कम्पीट विद सो मेनी अदर सोर्सेज। हमें प्रोक्योरमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट, और उसके बाद एक्सेसरीज। सिर्फ वैक्सीन की बोतल खरीदने से नहीं हो जाता, उसके साथ कितनी दूसरी चीजें होती है। माने वैक्सीन कैरियर बॉक्सेस होते हैं, वैक्सीन के जो सेल्फ डिस्ट्रक्ट सिरिंजेस होती हैं, बड़ी ढेर सारी चीजें, प्लास्टिक्स होती है, ढेर सारी चीजें होती हैं। इनको भी हमें करना पड़ेगा। और जो वैक्सीन प्रोडक्शन की जो मटेरियल होती है, ये ग्लोबली लोग एक्सेस कर रहे हैं। दुनिया भर में लोग जो सोर्सेज है वो यूरोप में, यूनाइटेड स्टेट्स में है। हमें चाहिए होगा कि हम इंटरनल प्रोडक्शन इसका, जैसे हम चाइना से API में डिपेंडेंट थे, हम इंटरनल प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं। हमें वैक्सीन मटेरियल की प्रोडक्शन यहाँ पर बढ़ानी पड़ेगी। अगर हम उसको, ये सारी चीजें होंगी, इसमें टाइम लगेगा। अभी जिस रफ्तार से हम चल रहे हैं, तो हमें, जैसे एक संजय जी ने बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोला था, मैं उसका थोड़ा सा विस्तार करना चाहूंगा। जैसे टोनी फाउची के साथ जो बात हुई है, उससे वो बोलते हैं कि 70%, मैं बिल्कुल इनसे सहमत हूँ, इस टाइप के इन्फेक्शन में
ट्रांसमिशन रोकने में शायद उतना सक्षम न हो। 80 to 85% ये मीजल्स के अराउंड ये वाला मॉडल है, ये बना है। संजय जी इस बारे में थोड़े पब्लिक हेल्थ के आदमी हैं, इनको थोड़ा ज्यादा पता है, बट 80 to 85% करीब चाहिए है रोकने के लिए। लेकिन एक चीज ये भी है कि अगर हम दुनिया में देखें कि जिन कंट्रीज ने कंट्रोल कर लिया है, अब 16 कंट्रीज में अब उन्होंने बोला मास्क वगैरह नहीं चाहिए, मैं उससे सहमत नहीं हूं कि नहीं चाहिए, लेकिन जो भी उन्होंने काफी कुछ खोल दिया है और इन्फेक्शन बहुत घट गई हुई है। टारगेट एक है, 31 दिसंबर तक भारत को कोरोना से फ्री करना। कम से कम 70% आबादी को भी वैक्सीन के 2 डोज लग गए तो हिंदुस्तान चैन की सांस ले सकता है। अमेरिका की तरह हम भी मास्क से फ्री हो सकते हैं। अगर हमने तेजी से काम किया तो कोरोना को हराना पॉसिबल है। और कर्नाटक की बात करें तो पिछले 24 घंटों में 400 से ज्यादा लोगों की यहां मौत हुई। हिमाचल प्रदेश में 70 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इंडिया की कोरोना रिपोर्ट अब भी बेहतर नहीं हुई है, लेकिन अब कोरोना से ठीक होने वालों पर भी बड़ा खतरा मंडराने लगा है और अब ऐसे लोगों को बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है। पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती जा रही हैं, यानी कोरोना से ठीक होने के बाद भी मरीज की जान पर खतरा बना हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए, हमने कोविड एक्सपर्ट पैनल से बात करके ये रिपोर्ट तैयार की है। इसमें आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। कोरोना पर इस वक्त ऑक्सीजन और आईसीयू बेड के बाद 2 बड़ी टेंशन है। पहला है कोरोना के आफ्टर इफेक्ट्स, दूसरा है ब्लैक फंगस। कोरोना से ठीक होने के बाद भी लोगों को बहुत तरह की दिक्कतें सामने आ रही हैं। इस आफ्टर इफेक्ट्स के बारे में तफसील से बताएंगे, लेकिन उससे पहले बात ब्लैक फंगस की, जो इस वक्त बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। कोरोना के साथ अब ब्लैक फंगस बड़ा खतरा बनकर उभर रहा है। ब्लैक फंगस यानी म्यूकरमाइकोसिस, ये जानलेवा ही है, इसीलिए ब्लैक फंगस से हम इतनी चर्चा कर रहे हैं, इससे इतने डरे हुए हैं। म्यूकर मोल्ड यानी काला फंगस या फफूंद मिट्टी, खाद और सड़े फल सब्जियों में पनपता है। डॉक्टरों का कहना है कि ऐसे कई मरीज सामने आ रहे हैं जो ब्लैक फंगस से संक्रमित हैं। एक अपॉर्चुनिस्टिक ऑर्गेनिज्म है जो कि डिकेइंग मटेरियल में मिलता है, डिकेइंग लीव्स में, गंदी जगहों पे, और ये जो है ये अपॉर्चुनिस्टिक है। तो क्या और ये भी है कि डायबिटीज, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कैंसर पेशेंट्स, ये सब पहले भी थे, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स ये सब पहले भी थे। ये कोरोना वायरस से ठीक हो रहे या ठीक हो चुके मरीजों को अपनी चपेट में ले रहा है। ये फंगस इंसान की नाक, बलगम में भी पाया जाता है और ये इंसान के दिमाग और फेफड़ों पर असर डालता है। सिर्फ महाराष्ट्र में अब तक ब्लैक फंगस के करीब 2000 मरीज सामने आ चुके हैं, जबकि 50 से ज्यादा की मौत हो चुकी है। के केसेस अब काफी ज्यादा देखने में आ रहे हैं। कई क्षेत्रों में काफी अधिक मात्रा में केसेस रिपोर्ट किए जा रहे हैं। सेकेंडरी इन्फेक्शन, चाहे हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन की बात करें या फंगल इन्फेक्शन की बात करें, वो भी देखे जा रहे हैं। दिस इज कॉजिंग मोर मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी। ब्लैक फंगस को लेकर 2 सवाल बहुत अहम है। क्या हर कोरोना मरीज को ब्लैक फंगस का खतरा है? कोरोना मरीज ब्लैक फंगस से बचने के लिए क्या करें? अस्पताल में 100 पेशेंट भर्ती है, उसमें से 1 या 2 केस मिनिमम मुझे मिलते हैं। ऐसा कोई पर्टिकुलर मैं नहीं बोल सकता, बट हाँ 100 केस में से 2 या 3 केस को मुझे अस्पताल में मिले हैं, ऐसा है। मैं अहमदाबाद में एक केडी हॉस्पिटल की बात करूँ, ये जहाँ पे है, तो उसमें मैंने तकरीबन 100 केस में से 2 या 3 केस में देखा है। बीमारी तो नहीं है, ये पुरानी ही बीमारी है। जो पेशेंट की इम्यूनिटी कम रहती है वो पेशेंट्स में हम पहले भी ये केसेस देखते थे, पर साल में 1 या 2 केसेस से ज्यादा नहीं होते थे। पर अभी कोरोना की वजह से और अनकंट्रोल्ड शुगर की वजह से, साथ में ऑक्सीजन वगैरह देने की वजह से पेशेंट की इम्यूनिटी काफी कम रहती है। वैसे भी कोरोना में इम्यूनिटी कम हो जाती है और साथ में अनकंट्रोल्ड शुगर की वजह से ये काफी बीमारी बढ़ गई है। जो हाई रिस्क पेशेंट है, जिसमें पहले से हाई ब्लड शुगर की लेवल हो और एडमिशन हो, अस्पताल में हो, स्टेरॉइड ज़्यादा चल रहे हो और कोई भी दवाई चल रही हो जिसकी वजह से उसकी इम्यूनिटी काफ़ी कम हो, हाई रिस्क पेशेंट हो, उसमें अपने को दवाई शुरू करनी बहुत ज़रूरी है। अगर ये एक बार पॉजिटिव यानी कि
पॉजिटिव पेशेंट में, कोविड पेशेंट में पाया जाए तो हमको उसकी ट्रीटमेंट वैसे ही शुरू करनी पड़ती है जब तक वो नेगेटिव हो, उसके उतनी देर तक राह नहीं देखनी चाहिए। जैसे ही वो पॉजिटिव MRI में या कोई रिपोर्ट के साथ पॉजिटिव आता है तो हम उसकी ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। ब्लैक फंगस से सबसे ज्यादा खतरा किन लोगों को है और इससे कैसे बचें, इसे गौर से देखिए। ये उन लोगों पर अटैक करता है जिन्हें डायबिटीज है, जो कोरोना पॉजिटिव है और स्टेरॉइड ले रहे हैं। क्या ये वायरस हमारे ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड इम्यून सिस्टम को कम करता है? क्योंकि मैंने ये फंगस बहुत ऐसे लोगों में भी देखा जो यंग हैं, जिनमें शायद और कोई ऐसी ग्रेव बीमारी नहीं है, सिर्फ कोविड हुआ, उनको स्टेरॉइड मिला, लेकिन पहले भी हम स्टेरॉइड्स देते थे। क्या ये वायरस, हमारा कोविड वायरस, हमारे इम्यून सिस्टम को खराब करके और इस फंगस को बढ़ा रहा है? ये एक शोध का विषय है। कोरोना को लेकर, इसके ट्रीटमेंट को लेकर कंफ्यूजन बढ़ती जा रही है। म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस में मृत्यु दर 50% तक हो सकती है। इस वक्त सबसे ज्यादा टेंशन महाराष्ट्र में है, क्योंकि वहां ब्लैक फंगस के केस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। अब इसे लेकर महाराष्ट्र में टास्क फोर्स एक्टिव हो गई है। इसका संक्रमण अब तेज हो सकता है जब कोरोना के गंभीर मरीजों को स्टेरॉइड दिए जाते हैं। ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको डायबिटीज है, शुगर की तकलीफ है, और अगर वो कंट्रोल ना हो तो उनमें भी ये फंगल इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं। और तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट कारण है, मिस यूज ऑफ स्टीरॉइड्स। स्टीरॉइड्स जो पेशेंट्स ले रहे हैं, जिनको डायबिटीज है और साथ में कोविड है, अगर ये तीनों चीजें इकट्ठी मिल जाएं तो वो चांसेस ऑफ फंगल इन्फेक्शन एकदम बढ़ जाते हैं। अब इसे समझना जरूरी है कि किस तरह स्टेरॉइड ब्लैक फंगस की वजह बन जाते हैं। स्टेरॉइड के इस्तेमाल से फेफड़ों में सूजन को कम किया जाता है। इससे बीमारी से लड़ने के लिए हमारी प्रतिरोधक क्षमता एकदम से ज्यादा एक्टिव हो जाती है। लेकिन ये स्टेरॉइड मरीजों में शुगर का स्तर बढ़ा देते हैं और तब इम्यूनिटी का स्तर कमजोर पड़ने लगता है। सबसे ज्यादा खतरा उन लोगों को होता है जो डायबिटीज के मरीज हैं, क्योंकि स्टेरॉइड्स उनके जिस्म में लगी कोरोना की आग में घी का काम करते हैं। इसलिए इसको रोकने के लिए सबसे पहले तो मिस यूज ऑफ स्टीरॉइड जो है वो हमें कम करना पड़ेगा। और जैसे पहले भी कहा था कि जो पेशेंट जिनको माइल्ड डिजीज है, जिनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है और जिनको अर्ली स्टेज में जो कोविड इन्फेक्शन है, उनमें स्टीरॉइड देने से नुकसान ज्यादा है, फायदा कोई नहीं है। जो रिकवरी ट्रायल है उसने भी यही दिखाया था कि अगर हम स्टीरॉइड्स माइल्ड पेशेंट्स में देते हैं तो मॉर्बिलिटी और मोर्टेलिटी बिकॉज ऑफ सेकेंडरी इन्फेक्शन ज्यादा होता है। इसलिए अगर किसी को कोविड है और माइल्ड इन्फेक्शन है, बुखार है, सैचुरेशन मेंटेन्ड है, खांसी है, लेकिन और कोई ऐसे लक्षण नहीं है कि ऑक्सीजन कम हो रही है, तो स्टीरॉइड नहीं देने चाहिए, क्योंकि उससे आगे जाके फंगल इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं। कोरोना के जो मरीज ठीक हो जाते हैं उन पर ब्लैक फंगस का खतरा ठीक होने के 12 से 15 दिनों बाद मंडराने लगता है। संक्रमण ना फैले इसके लिए मरीजों की ट्रीटमेंट के दौरान आंख तक निकालनी पड़ी है। हैरान करने वाली बात यह है कि ब्लैक फंगस बुजुर्ग और नौजवानों में फर्क नहीं देख रहा और कई कम उम्र के लोग भी ब्लैक फंगस की वजह से अपनी जान खो रहे हैं। अगर हम इसको अर्ली डायग्नोसिस नहीं कर पाएंगे, शुरू में अगर हम इसको पकड़ नहीं पाएंगे और इलाज एकदम से अगर शुरू नहीं हो पाएगा तो इसकी फैटल आउटकम हो सकती है। अब यह समझना जरूरी है कि म्यूकरमाइकोसिस या कहें कि ब्लैक फंगस के लक्षण क्या हैं। मरीजों की नाक बंद हो जाती है, नाक से खून या काला तरल पदार्थ निकलता है, मरीजों के नाक के आसपास काले धब्बे भी हो सकते हैं, सीने में दर्द और सांस लेने में तकलीफ भी हो सकती है, मरीज को खून की उल्टियां भी हो सकती हैं। अगर फेफड़े में हो तो बुखार हो सकता है, छाती में दर्द हो जाती है, खांसी होती है, खांसी में खून आ सकता है। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट इशू ये है कि ये फंगल इन्फेक्शन अब ज्यादा क्यों देखा जा रहा है और उसके क्या कारण है और क्या प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स हम कर सकते हैं। एक तो ये है कि जो कोविड इन्फेक्शन है उसके कारण भी ये एक रिस्क फैक्टर है। कोविड इन्फेक्शन में जो हमारे अगर हम ब्लड काउंट्स देखें तो एक सेल लाइन जो है जिसको हम लिम्फोसाइट्स कहते हैं वो कम हो जाते हैं, लिम्फोपीनिया हो जाता है। तो उसके कारण बॉडी में जो CD4, CD8 सेल्स हैं वो कम होते हैं और उसके कारण अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ब्लैक फंगस से आधा चेहरा सुन्न पड़ने लगता है, चेहरे पर सूजन आ जाती है, दांतों में दर्द होता है, आंखों में सूजन आती है, दर्द होता है, पलकें भारी होती हैं, धुंधला देखने लगता है और फिर नजर आना बंद हो जाता है। ऐसी स्थिति में पेशेंट को नंबनेस भी हो सकती है, पेन भी हो सकती है और अलग अलग किस्म की टिंगलिंग सेंसेशन भी हो सकती हैं।
इसके अलावा जब ये आगे फैलता है तो ये तालू में, जिसको हम पैलेट कहते हैं, उसमें चला जाता है, दांतों में जा सकता है। जो लक्षण होते हैं वो नेजल डिस्चार्ज के अलावा चेहरे के अंदर चेंजेस होना, आंखों से कम दिखना, आंखों में दर्द होना और फिर अल्टीमेटली अंत में बेहोशी की हालत हो जाना जो है इसके लक्षण है। हमारा जो नाक है वो अगर अल्कलाइन हो तो हेल्दी है, अगर एसिडिक है तो अनहेल्दी है। वहां पर ये जो ऑर्गेनिज्म है जिसका स्मूथ सरफेस है उसके हाइफी बन जाते हैं और वो हाइफी फिर अटैच कर जाते हैं म्यूकोजल सरफेस पे, ब्लड वेसल्स पे, और उसको इन्फिल्ट्रेट करते हैं, थ्रोम्बोसिस करते हैं और फिर एक विशियस साइकिल शुरू होता है जो कि और डिस्ट्रक्शन करता है और इन्फिल्ट्रेशन करता है और और प्रॉब्लम करता है, फिर ये और फैलता जाता है। दिस इज एन इन्फिल्ट्रेटिव फंगस, अनलाइक एक और ब्लैक फंगस होता है जिसको हम एस्परजिलस कहते हैं, जो कि एलर्जिक फंगस होता है। वो एलर्जिक फंगल साइनोसाइटिस करता है और वो जो है सिर्फ एक्सपेंशन कर देता है हमारे जो अंदर हड्डियां होती हैं, जो साइनस की हड्डियां होती हैं, जो बेस ऑफ स्कल होता है, आंख की जो हड्डी लमाइना पेप्रेशिया जिसको हम कहते हैं, जो आंख और नाक को हटाती है, उसको एक्सपैंड करता करता ये अंदर चले जाता है। डॉक्टरों के मुताबिक बहुत से मरीजों को इसके बारे में देर से पता चलता है और तब तक संक्रमण इतना घातक हो चुका होता है कि आंखों की रोशनी जा चुकी होती है और तब संक्रमण दिमाग तक ना पहुंचे इसके लिए लोगों की आंखें और जबड़ा तक निकालना पड़ता है। हम लोग एज ENT सर्जन्स हम लोग सदियों से ब्लैक फंगस को डील करते आए हैं। इस बार संख्या ज्यादा है क्योंकि कोरोना वायरस वाले केसेस में भी ये हो रहा है, क्योंकि उनकी भी इम्यूनिटी जो है बहुत सारे कारणों से, जो अभी मैंने बताया, कम हो रही है। तो ये जानलेवा इसलिए हो जाता है, ये हमारी जो स्कल बेस की हड्डियों के थ्रू जब दिमाग में चला जाता है, हमें जबड़ा भी निकालना पड़ता है, नाक भी निकालनी पड़ती है, आंख भी निकालनी पड़ती है जान बचाने के लिए। लेकिन जब ये ब्रेन में चला जाता है और हमारा एम्फोटेरिसिन बी जो एक उसका स्पेसिफिक एंटीडोट है, वो बहुत सारे मरीजों को दिया नहीं जा सकता क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग है, उसको मॉनिटरिंग की जरूरत होती है और बहुत सारे मरीजों को हम दे ही नहीं पाते। तो ऐसी अवस्था में सर्जरी भी काम नहीं आती है। अगर वो दिमाग में चला जाए तो ऐसी स्थिति में ये जानलेवा हो सकता है। अब सवाल है कि अगर ब्लैक फंगस के बारे में जल्दी पता चल गया, डॉक्टरों ने इसे जल्दी ट्रैक कर लिया, तो इसका इलाज क्या है? क्या आंख बचाई जा सकती है? जान कैसे बचाई जा सकती है? ब्लैक फंगस को रोकने के लिए एंटी फंगल इंजेक्शन की जरूरत होती है। इसकी एक खुराक की कीमत 3500 रुपए है। ये इंजेक्शन 8 हफ्तों तक हर रोज देना पड़ता है और यही इंजेक्शन इस बीमारी से बचा सकता है। अगर ब्लैक फंगस दवाई से ठीक हो जाए तो सही है, नहीं तो जिस्म के उस हिस्से को काटना पड़ता है जिसे फंगस ने नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि वो हिस्सा गैंग्रीन जैसा हो जाता है जिसके पीछे फंगस छिपा होता है और वो शरीर के अन्य हिस्सों तक पहुंचने लगता है। इसका इलाज काफी महंगा होता है और इसके लिए काफी दिनों तक अस्पताल में रहना पड़ता है। जहां जहां ये सेटल होगा, अगर आपका कोई दांत एक्सट्रैक्शन, टूथ एक्सट्रैक्शन की हिस्ट्री है तो ये उसके अंदर चला गया, जो हमारे मैंडिबल की मैरो है उसमें चला गया। अगर ये आंख के अंदर लेमाइना पेप्रेशिया को इसने उस एरिया में, इथमॉइड्स हम कहते हैं, वहां पर था, तो ये आंखों में पहले चला गया क्योंकि वो बहुत थिन बोन होती है, उसको इरोड कर देता है। बेस ऑफ स्कल, क्रिबिफॉर्म प्लेट जो हमारी आंख के और दिमाग के, जो नाक और हमारा जो जहां से ऑल्फैक्टरी रीजन होता है, सूंघने का रीजन, वहां एक बहुत थिन बोन होती है, उसको इन्फिल्ट्रेट करके दिमाग में चला जाता है। तो ये सब हमारे एरियाज हैं जहां से ये इन्फिल्ट्रेट करके इरोड करके ये अंदर निकलता जाता है। अपने ब्लड शुगर का जो कि कोरोना के दौरान स्टीरॉयड थेरेपी की वजह से प्रेसिपिटेट होती हुई देख रहे हैं हम बहुत सारे मरीजों में जिनमें शुगर की हिस्ट्री नहीं थी, लेकिन जब वो बीमार हुए और उनको स्टीरॉयड शुरू हुआ तो उनके ब्लड शुगर्स बहुत हाई पाए गए और जिसको समय लगता है ठीक होने में, तो वो अपने ब्लड शुगर को भी रेगुलरली मेंटेन करें ताकि उनका जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट है वो आगे और ना बढ़े। इसके अलावा हमें अगर स्टीरॉयड्स थेरेपी चल रही है तो उसको बंद करना होगा। अगर कोई कैंसर का मरीज है जिनको इम्यूनो सप्रेसेंट बहुत लंबे समय तक चलते हैं, उनको तो बिल्कुल ही ध्यान रखना है, उनको तो घर से बाहर भी निकलना नहीं चाहिए, अपने आप को बिल्कुल एक्सपोज नहीं करना चाहिए एनवायरनमेंट में। इसलिए ये जानना जरूरी है कि कोरोना नेगेटिव होने के बाद किन बातों का ध्यान रखें। 3 या 4 दिन में नाक से आंख में चला जाता है
और आंख में एक बार विजन चला गया एक आंख में, फिर भी पेशेंट कोई ट्रीटमेंट नहीं ले रहा है या उसको ट्रीटमेंट देने में देरी हो गई तो दूसरी आंख में भी चला जाता है, दूसरी आंख की भी नजर चली जाती है और उसके बाद भी पेशेंट की ट्रीटमेंट नहीं होती तो ब्रेन तक भी पहुंच जाता है। तकरीबन 1 या मैक्सिमम 1.5 हफ्ते में ये मगज तक पहुंच सकता है। हल्की हल्की बीमारियों के लिए दवाइयाँ ज्यादा यूज मत कीजिए। अगर आपको शुगर नहीं भी है फिर भी आप कोविड के टाइम में अपना शुगर रेगुलर चेकअप करवाते रहिए। अगर आप स्टेरॉइड ले रहे हो तो कोई फिजिशियन के अंडर सुपरविजन में आप टैबलेट लीजिए, प्रॉपर डोजेज में लीजिए और जब उसको कम करना हो तब करना चाहिए। और जैसे ही आपको कोई भी साइन सिम्टम्स ऐसे नजर में आए कि जिससे प्रॉब्लम हो कि आपको आई साइट में प्रॉब्लम है, सूजन है, हेडेक है, तो तुरंत के नजदीक में ENT डॉक्टर, ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट या क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर को या इन्फेक्शन स्पेशलिस्ट के पास आप जा सकते हो। इसलिए बेहतर है कि स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल कम से कम हो और मरीज डिस्चार्ज होने के बाद अपना शुगर लेवल की बराबर जांच करते रहे। एंटीबायोटिक्स, एंटीफंगल दवा और स्टेरॉइड का इस्तेमाल तब तक ना करें जब तक डॉक्टर ना कहे। अब एक MRI हम आजकल करा रहे हैं, गैडोलिनियम MRI, जिसमें कि उसका इन्फिल्ट्रेटिव नेचर पता लगता है। CT जो हमें कभी कभी नहीं बताता था, जो और हम CT आजकल अवॉइड भी कर रहे हैं, तो MRI में हमें उसका इन्फिल्ट्रेटिव, जो उसका थ्रोम्बोटिक एरिया जो नेचर है थ्रोम्बोसिस करने का, वो हमें पता लग रहा है MRI में क्या है। मैंने आपको पहले भी बताया, हमें ये भी एक्सक्लूड करना पड़ेगा कभी कहीं एलर्जिक, नेजल एलर्जिक फंगस तो नहीं है, एस्परजिलस वगैरह तो नहीं है। लेकिन आजकल आई थिंक जिस सिचुएशन से हम कर रहे हैं, हमें हर चीज को कड़वे घूंट से ही पीना पड़ेगा और देखना पड़ेगा, उसको एक शक की नजर से देखना पड़ेगा। अब जैसे मेरा एक पेशेंट है, उसका दांत निकाला और वो मुझे कह रहा है कि डॉक्टर साहब यहाँ पर मेरे को स्वेलिंग हो रही है और उसको एंटीबायोटिक दिया गया, वो एंटीबायोटिक ठीक नहीं हुआ, तो मैंने उसको कहा नहीं, आप इसको दिखाएं, MRI कराएं और एक हम अगर कोशिश करेंगे छोटा सा टुकड़ा लेके जांच करें कि क्या चीज है, क्योंकि हमें एक्सटेंट ऑफ द डिजीज, वो कहां तक फैला हुआ है, ये ऊपर से नहीं पता लगेगा। ब्लैक फंगस की दिक्कत उनके साथ आ रही है जिनके लिए स्टेरॉइड इस्तेमाल किए गए, लेकिन बाकी मरीजों के साथ भी बहुत सी दिक्कतें आ रही हैं। जैसे कोरोना नेगेटिव हो गए लेकिन खांसी नहीं गई, कोरोना से ठीक हो गए लेकिन कमजोरी बहुत है। कई स्टडीज आई हैं जिसमें लोगों ने, रिसर्चर्स ने, जो पेशेंट्स कोरोना से ठीक होके घर चले गए थे, उनको कुछ हफ्तों और कुछ महीनों के बाद उनको वो चेक किया कि उनको कोई सिम्टम्स तो नहीं है, किसी भी तरह का सिम्टम। और बड़ी सरप्राइजिंग फाइंडिंग आई थी कि 50% से ज्यादा लोगों को कुछ हफ्ते बाद कोई ना कोई सिम्टम परसिस्ट कर रहा था। अब ये सिम्टम हमारे मानसिक हो सकता है, बहुत से लोगों को नेगेटिविटी, डिप्रेशन या कुछ मूड चेंजेस हो सकते हैं, कुछ चेस्ट में, गले में खराश, चेस्ट में माइल्ड खांसी परसिस्ट करना, और जो सबसे कॉमन सिम्टम जा रहा है वो है कमजोरी यानी लेथार्जी। जैसा आपने कहा, लेटे हुए हैं तो उठने का मन नहीं करता और कोई काम करने का मन नहीं करता, जोड़ों में कभी दर्द। मुझे खुद एक्चुअली 1 महीने पहले कोरोना हुआ था और अभी भी नी के नीचे वाले पैर में रात को जब सोता हूं तो अजीब सी जलन सी, बर्निंग सी होती है। तो इस तरह के किसी को डायरिया परसिस्ट कर रहा है, किसी को कुछ पेट अपसेट है, बट सबसे कॉमन सिम्टम है बॉडी में ताकत ना होना, बड़ा शिथिलता का एहसास होना। अगर आप अपना डाइट अच्छे रखें, अगर आप किसी भी तरह के एडिक्शंस को अवॉइड करें, थोड़ा बहुत एक्सरसाइजेस और व्यायाम करते रहें, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉजिटिव थिंकिंग कि नहीं ये टेम्परेरी है, ये ठीक हो जाएगा, ये ठीक हो जाएगा, तो मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स समय बीतने के साथ पूरी तरह ठीक होके और अपने नॉर्मल। और इसमें परिवार के सदस्यों से जो सपोर्ट मिलती है, जो ढाढ़स मिलता है, एनकरेज मिलता है, उसका बहुत अहम रोल है। जो मरीज ठीक हो चुके हैं उनसे अब भी ऐसी शिकायतें मिल रही हैं कि सांस लेने में तकलीफ हो रही है। ऐसे में सवाल है कि कोरोना से रिकवरी के बाद भी सांस लेने में तकलीफ क्यों हो रही है? कोरोना नेगेटिव होने के बाद सिर में क्यों रहता है दर्द? वीकनेस भी रहती है, खासकर एक सिम्टम बहुत प्रेवलेंट है
कि जैसे ही पेशेंट बैठ के उठता है तो उसको एकदम से चक्कर आते हैं, जिसमें कि थोड़ी सी हाइपोटेंशन हो जाती है जब बैठ के मरीज उठता है। ये कुछ सिम्टम्स जो हैं ये धीरे धीरे समय के साथ जाते हैं जैसे हम बीमारी से उठते हैं। मैं ये बताना चाहूंगा, जैसे हम टाइफाइड की बीमारी, लंबी बुखार से अगर उठते हैं और कई बीमारियां जिनसे उठते हैं, तो कुछ रेजिडुअल सिम्टम्स रह जाते हैं जो कि हमारी बॉडी, क्योंकि हमारी बॉडी का कैटाबॉलिज्म बड़ा फास्ट हो जाता है, हमारा वेट भी कम होता है। ये भी बता दूं, कोरोना के अंदर हमारा वेट भी कम हो जाता है, तो धीरे धीरे करके वेट भी जो है सामान्य आता है। हमारी बॉडी के प्रोटीन्स ज्यादा यूज हो जाते हैं, तो हमारे को हाई प्रोटीन डाइट लेनी चाहिए। तो ये सारी जो चीजें हैं ये रिकवरी के लिए। कोरोना पर रोज नए सवाल आ रहे हैं और रोज उनके जवाब तलाशने की कोशिश हो रही है। दरअसल कोरोना मर्ज ही ऐसा है जिसके खिलाफ पूरी दुनिया जूझ रही है। फिलहाल कोरोना के खिलाफ सिर्फ एक उपाय है और वो है वैक्सीनेशन। इसलिए जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगवाइए, यही अभी इसका मौजूदा सॉल्यूशन है। और कोरोना के खिलाफ एक्शन पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का तूफानी दौरा। सीएम योगी आज कहां गए, क्या क्या देखा, डिटेल ब्रेक के बाद। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।